हेलो बच्चों, आज हम चालू करेंगे न्यू चैप्टर से एंड दैट इज़ कॉन्टिन्यूटी। वैसे यूजली जब हम चैप्टर्स को क्लब करते हैं तो लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एक साथ बोला जाता है या एलसीडी बोला जाता है। उसका रीज़न ये है कि अगर हमें लिमिट समझ में आया है तो कॉन्टिन्यूटी की अपनी थ्योरी काफ़ी कम है और कोई भी कॉन्टिन्यूटी वाला क्वेश्चन होगा तो 90% ऑफ द टाइम उसमें मेजर पार्ट लिमिट का ही होगा। उसका मतलब क्या है कि जो वर्किंग होगी ना किसी भी कॉन्टिन्यूटी वाले क्वेश्चन में, वो मेनली लिमिट निकालने के लिए वर्किंग होगी। तो अगर हमारा लिमिट अच्छा है तो कॉन्टिन्यूटी भी और डिफरेंशिएबिलिटी इसके बाद आएगा, वो भी अपने आप अच्छा हो जाएगा। मतलब कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन होने का मतलब क्या है कि इफेक्टिवली लिमिट का ही क्वेश्चन है। तो इसलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि हम शॉर्ट बोल सकते हैं कि किसी भी पेपर में, अगर हम मेंस के पेपर की बात करें, कम से कम एक या दो क्वेश्चन ऐसा होगा जो लिमिट और कॉन्टिन्यूटी पे बेस्ड होगा। कुछ बच्चों को पता नहीं कॉन्टिन्यूटी समझने में क्या दिक्कत आती है और वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि ऐसा दिक्कत ना हो, और अगर लिमिट सॉलिड है तो कॉन्टिन्यूटी अपने आप सॉलिड हो जाएगा। बस दो चार थियोरेटिकल पॉइंट हैं एंड दे आर ऑल्सो वेरी इंट्यूटिव। उसमें ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा दिमाग खर्च हो उनको समझने में कि क्या चल रहा है। इक्का दुक्का टफ क्वेश्चन तो हर चैप्टर में आ जाते हैं, तो उससे तो वी शुड नॉट बी वरी अबाउट इट। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट, इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए, then limit x is tending towards a fx is equals to f of a। ठीक है, लिमिट में हमने ये समझाया था कि फंक्शनल वैल्यू क्या होता है और लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है। ठीक है, फंक्शन में जैसे अगर मेरे को x बराबर 4 पे अगर फंक्शनल वैल्यू निकालना है तो हम वर्टिकल लाइन खींचेंगे x बराबर 4, उस पे देखेंगे कि फंक्शन की वैल्यू क्या रहा है और जो भी पॉइंट आ रहा होगा उसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो फंक्शन की वैल्यू हो गई। लिमिटिंग वैल्यू के लिए अगर मेरे को 4 पे लिमिटिंग वैल्यू देखना है तो हम x इज इक्वल टू 4 एक वर्टिकल लाइन खींचा, फिर उस लाइन की तरफ जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड से जाएंगे तो एल एच चलाएगा, राइट हैंड साइड से जाएंगे तो आर एच चलाएगा। वो जहाँ पे भी जा रहा होगा, वो जो भी नंबर होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो ये काम तो करना हमें पहले से आता है कि किसी भी पॉइंट पे लिमिट निकालना तो हमें पहले से आता है, तो लिमिट ये वैसे ही निकलेगा एग्जैक्टली। बस अब इसमें क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू और निकालेंगे। ठीक है, अगर फंक्शन की वैल्यू एंड लिमिट की वैल्यू दोनों बराबर हो गई तो हम बोलेंगे फंक्शन उस पॉइंट पे कॉन्टीन्यूअस है। ठीक है, फंक्शन उस पॉइंट पे कॉन्टीन्यूअस है। और अगर इसमें से कुछ भी दिक्कत हो गई कि मतलब लिमिट ही नहीं आया या फंक्शन डिफाइन नहीं हुआ या फिर दोनों चीज़ आ गया, लिमिट भी आ गया, फंक्शन की वैल्यू भी आ गई बट वो बराबर नहीं, तो फिर हम क्या बोलेंगे, फंक्शन इज डिसकॉन्टीन्यूअस एट दैट पॉइंट, या फंक्शन का ग्राफ इज डिसकॉन्टीन्यूअस एट दैट पॉइंट। ठीक है, अब जैसे अगर मान लिया ए ऐसे बीच में आ रहा है कोई पॉइंट डोमेन के जिसके दोनों तरफ ग्राफ है, तो अगर दोनों तरफ ग्राफ है तो हम LHL और RHL दोनों निकालेंगे। वो जब इक्वल होगा तब हम बोलेंगे कि वो लिमिट की वैल्यू के बराबर हो गया या लिमिट की वैल्यू उस इक्वल नंबर के बराबर हो गया। अगर बाई चांस जैसे हम ये वाला पॉइंट बोलें, ये B है, मान लें ग्राफ इतना ही है, इसके आगे ग्राफ ही नहीं है, तो अगर हम B पे कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे तो B के राइट में तो कोई ग्राफ ही नहीं है। अगर B के राइट में ग्राफ नहीं है तो यहाँ पे RHL इज़ नॉट डिफाइंड, तो फिर क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूटी के लिए इसी में बस केवल LHL एंड फंक्शनल वैल्यू इक्वल होना चाहिए। LHL एंड फंक्शनल वैल्यू इक्वल होना चाहिए तो काम चल जाएगा। तो इसको हम वेरी क्विकली ऐसे लिख सकते हैं, नोट 1, इफ ग्राफ ऑफ fx is present on both sides of x is equals to a, then for continuity, ठीक है,
LHL RHL एंड फंक्शन का वैल्यू तीनों बराबर होना चाहिए, ये ठीक है। LHL एट एक्स इज इक्वल टू ए बराबर RHL एट एक्स इज इक्वल टू ए बराबर एफ ऑफ ए, तब तो ये होना चाहिए, ठीक है। नोट टू, इफ एक्स इज इक्वल टू ए इज द राइट मोस्ट पॉइंट ऑफ द डोमेन, ठीक है, जैसे ये, या एक्स ए की बजाय चलो बी बोल दिया, एक्स इज इक्वल टू बी इज द राइट मोस्ट पॉइंट ऑफ द डोमेन, देन फॉर कॉन्टिन्यूटी एट दैट पॉइंट, अगर राइट मोस्ट पॉइंट है तो उसके राइट में कुछ भी नहीं होगा, मतलब RHL नहीं आएगा, तो कॉन्टिन्यूटी के लिए हम क्या बोलेंगे, LHL एट एक्स इज इक्वल टू बी मस्ट बी फंक्शन का वैल्यू एट दैट पॉइंट एफ ऑफ बी, ये ठीक है। एंड इफ एक्स इज इक्वल टू सी इज लेफ्ट मोस्ट पॉइंट, of the domain, then for continuity at x is equals to c, तो मतलब ये मान लिया c है, then for continuity at x is equals to c, इसके लेफ्ट में कोई ग्राफ नहीं होगा तो केवल RHL डिफाइन होगा, RHL at x is equals to c should be f of c, ये होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हमने सब बात कर लिया, RHL LHL, के बारे में, ठीक है। अब आगे चलते हैं, सेकेंड पॉइंट, रीजंस क्या क्या होता है, क्या क्या कारण हो सकते हैं कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं है। अच्छा, एक मिनट उससे पहले फॉर्मेलिटी के लिए ये भी लिख लेते हैं, नोट, इफ एट एक्स इज इक्वल टू ए एफ एक्स इज नॉट कॉन्टीन्यूस देन इट इज कॉल्ड डिसकॉन्टीन्यूस at that point, ठीक है। तो फिर हम क्या बोलेंगे, डिसकॉन्टीन्यूस है उस पॉइंट पे। हाँ, अब आ जाते हैं सेकेंड पॉइंट, रीजंस ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ ग्राफ एट एक्स इज इक्वल टू ए, मतलब एक पॉइंट है एट एक्स, मतलब एक पॉइंट है ए, वहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूटी का क्या क्या रीज़न हो सकता है वो बताया जा रहा है, ठीक है। तो रीज़न 1 क्या हो सकता है, मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सही, एक रीज़न ये हो सकता है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सेकंड, फंक्शन इज अनडिफाइंड एट दैट पॉइंट, ठीक है, फंक्शन इज अनडिफाइंड एट दैट पॉइंट। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का एग्जाम्पल ये ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू कोई भी इंटीजर, मान लिया 5, तो इसमें जो ग्राफ आएगा ये 5 है, तो इसमें क्या है, एल एच एल तो 1 हो गया, एल एच एल इज इक्वल्स टू 1 हो गया, और आर एच एल बराबर 0 हो गया। तो यहाँ से लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 5 एफ ऑफ एक्स, यही डज नॉट एग्जिस्ट हो गया।
तो इसलिए डिसकॉन्टीन्यूस हो गया। दूसरे में उसने क्या बोला है कि मान लिया फंक्शन उस पॉइंट पे अनडिफाइंड हो जाए, ठीक है। तो इसका भी एग्जांपल लिख लेते हैं। अगर फंक्शन उस पॉइंट पे अनडिफाइंड हो जाए तो क्या एग्जांपल ले सकते हैं? मतलब एक तो मैं ऐसे बोलता हूँ y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ln mod x एट x इज इक्वल्स टू 0। ये ठीक है। इस वाले केस में अगर हम x इज इक्वल्स टू 0 की तरफ जाएं तो ln x का जो वैल्यू है वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ठीक है। तो उसका रेसिप्रोकल 0 की तरफ जाएगा। उसका मतलब क्या है कि इस एग्जाम्पल में अगर हम ये निकालें लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f ऑफ x, प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने मॉड लगा दिया। किसी भी साइड से जाओ, चाहे प्लस साइड से चाहे माइनस साइड से, मॉड x ये 0 प्लस को जाएगा, लॉग ऑफ दैट माइनस इन्फिनिटी को जाएगा। चलो इसको भी एफ एक्स ही बोल देते हैं, ठीक है। तो वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 अपॉन माइनस इन्फिनिटी अप्रोचिंग विल बी 0। तो लिमिट तो एग्जिस्ट करता है बट एफ ऑफ 0 इज अनडिफाइंड। इसमें 0 नहीं रह सकते क्योंकि ln 0 अनडिफाइंड है। तो ये रीज़न हो सकता है कि या तो लिमिट ही एग्जिस्ट ना, मतलब ये होता है ना लिमिट बराबर फंक्शनल वैल्यू। कॉन्टिन्यूटी के लिए यही डेफिनेशन होता है कि लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो या तो लिमिटिंग वैल्यू में प्रॉब्लम आ जाए या फंक्शन वैल्यू में प्रॉब्लम आ जाए या किसी में भी प्रॉब्लम ना आए बट वो दोनों बराबर ना हो, ठीक है। तो तीसरी चीज़ क्या पॉसिबल है? इफ़ लिमिट एंड फंक्शनल वैल्यू both are defined but unequal, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लिया मैं ले लेता हूँ y बराबर एफ एक्स बराबर सिग्नम x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये ले लेते हैं एट x बराबर 3। इसमें क्या है, x की कुछ भी रखो, अगर वो 3 नहीं है तो फिर ये जो नंबर है ये पॉजिटिव नंबर आएगा, सिग्नम ऑफ पॉजिटिव नंबर 1 आएगा। तो मतलब इस फंक्शन की वैल्यू हमेशा 1 आएगी। केवल 3 पे क्या होगा कि ये चीज़ 0 हो जाएगी, सिग्नम 0 0 हो जाएगा। तो केवल 3 पे वैल्यू 0 हो जाएगी, बाकी सब जगह वैल्यू कितनी आएगी? 1, ठीक है। तो अगर हमने इसको ग्राफ बनाया तो इस वाले केस में क्या होगा, अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो हर जगह वैल्यू 1 आएगा, केवल x इज इक्वल टू 3 पे वैल्यू इसका 0 हो जाएगा। तो अगर इसका ग्राफ बनाएं तो वो ऐसे बनेगा, ठीक है। केवल 1.3 पे इसका वैल्यू 0 है, बाकी हर जगह y बराबर 1 है। तो इसका अगर हम बोलें लिमिट के लिए, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 3 एफ एक्स, तो वो 1 है। इस साइड से जाओ भले इस साइड से जाओ, वैल्यू 1 ही है हमेशा। और अगर हम बोलेंगे f ऑफ 3 कितना है तो वो 0 है। तो दोनों एग्जिस्ट करता है बट अनइक्वल है, ठीक है। तो ये हो गया कि क्या क्या रीज़न हो सकता है उसकी फंक्शन के डिसकॉन्टिन्यूस होने का, ठीक है। फिर आगे एक नोट, इफ एट x इज इक्वल्स टू a function f(x) is discontinuous, then its graph, ठीक है, if exist। if exist का मतलब क्या है, there are some function जिनका हम ग्राफ ही नहीं बना सकते, ठीक है, ऐसे भी फंक्शन है। तो then its graph if exist will
हैव ए ब्रेक एट x इज इक्वल्स टू a। अब वो ब्रेक किसी भी तरीके का हो सकता है, ठीक है, ये हो गया। चलो अब आगे चलते हैं, थर्ड पॉइंट, टाइप्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। टाइप्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, देखो दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट और IIT JEE में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, अभी तक तो नहीं पूछा गया है, बट फिर भी बुक्स में यू विल फाइंड, और बाई चांस मेंस में वो पूछ लें, उनका कोई भरोसा नहीं है आजकल। टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है, तो हम इसको क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है। अब क्या क्या हो सकता है, पहले तो ये हो सकता है इफ f(x) इज डिसकॉन्टिन्यूस, ये ऐसे बोलते हैं, इफ द ग्राफ ऑफ f(x) इज डिसकॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू a। मान एट x इज इक्वल्स टू a ग्राफ डिसकॉन्टिन्यूस है, ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो रहा होगा। एक तो ये हो सकता है कि लिमिट x इज टेंडिंग टूवर्ड्स a f(x), ठीक है, ये हो जाए डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। और दूसरा हो सकता है कि लिमिट x इज टेंडिंग टूवर्ड्स a f(x) एग्जिस्ट, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है कि लिमिट तो एग्जिस्ट कर जाए बट फिर भी फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस हो, और एक ऐसा भी हो सकता है कि लिमिट एग्जिस्ट ही ना करे। अगर लिमिट एग्जिस्ट ही ना करे, ठीक है, तो ऐसे वाले केस में हम इसको क्या बोलेंगे, नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। उस पॉइंट पे अगर लिमिट एग्जिस्ट कराए तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, रिमूवेबल। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, नॉन रिमूवेबल। ये ठीक है। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो उसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करने के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, ये हमने लिमिट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक तो इसमें हमने बोला था वन ऑफ LHL और RHL और बोथ अप्रोचेस टुवर्ड्स प्लस माइनस इन्फिनिटी, एक रीज़न ये हो सकता है, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि बोथ LHL and RHL exists but are unequal, ठीक है। दोनों LHL और RHL आ गया बट अनइक्वल है, माने LHL 4 आ गया, RHL 5 आ गया, कुछ इस तरीके से। और तीसरा रीज़न क्या था, इफ़ वैल्यू ऑफ फंक्शन फ्लक्चुएट, इफ वैल्यू ऑफ द फंक्शन फ्लक्चुएट्स, तो इस वाले केस में हम इसको क्या नाम देंगे, इनफाइनाइट टाइप, ठीक है। बहुत ऑब्वियस ही बात है, इसमें हम क्या नाम देंगे, फाइनाइट टाइप। कि LHL और RHL दोनों अगर एग्जिस्ट कर रहे तो ऑफ कोर्स LHL और RHL दोनों एक फाइनाइट नंबर होगा, तो वो फाइनाइट टाइप। अगर ये फ्लक्चुएट कर रहा है तो ऑसिलेटरी, में ऑक्सीलेशन हो रहा होगा, ठीक है, इस तरह की बात। अब अगर देखो फाइनाइट टाइप में हम बोलें
तो फाइनाइट टाइप के अंदर LHL भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, RHL भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है, LHL और RHL दोनों एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो उनका बट अनइक्वल होगा ऑफ कोर्स, तभी तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ये सब हम किसके अंदर बता रहे हैं, व्हेन दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो LHL और RHL का जो डिफरेंस होगा उसको हम एक नाम दे देते हैं, एंड दैट नेम इज जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो इस वाले केस में हमने क्या डिफाइन किया, जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी बराबर LHL माइनस RHL का मॉड, ये हो गया जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करता है। अब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और फिर भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो क्या दिक्कत होगी, अब दिक्कत होगी राइट हैंड साइड की तरफ, कि जो फंक्शनल वैल्यू है या तो वो डिफाइन ही नहीं होगा, या फिर अगर डिफाइन होगा तो वो और लिमिटिंग वैल्यू अलग अलग होगा। ठीक है, तो अब इसके भी दो केसेस बन जाएगा ये, ठीक है, f ऑफ a इज अनडिफाइंड, ठीक है, दूसरा f ऑफ a इज डिफाइंड बट अनइक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, अनइक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू। तो अगर f ऑफ a इज डिफाइंड, ठीक है, और सॉरी, अगर f ऑफ a इज अनडिफाइंड तो इसको हम क्या नाम देंगे, मिसिंग पॉइंट, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। तो मतलब इसमें कुछ ऐसा होगा कि यहां पे लिमिट तो आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से, बट ए पे कोई पॉइंट ही नहीं है, ए पे अगर पॉइंट ही नहीं है तो ब्रेक आ गया ग्राफ में, इसलिए ये क्या हो गया, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। इस वाले केस में क्या है कि फंक्शनल वैल्यू तो आ रहा है बट वो लिमिटिंग वैल्यू के बराबर नहीं है। तो इस वाले केस में कुछ ऐसे हो रहा होगा कि मान लिया ये हो गया, ठीक है, ये a हो गया, a पे लिमिटिंग वैल्यू तो कुछ और आ रहा है, मतलब लिमिटिंग वैल्यू तो ये l है और फंक्शनल वैल्यू ये k है, तो दोनों इक्वल नहीं आया, इसलिए ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। एज आई हैव सेड, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये ठीक है, बट ये इतना टफ भी नहीं है कि हमारे दिमाग पे इतना जोर पड़े। कुछ टर्म्स हैं, लिमिट अगर एग्जिस्ट कर जाए तो नॉन रिमूव, सॉरी, लिमिट अगर डज नॉट एग्जिस्ट हो जाए तो नॉन रिमूवेबल, एग्जिस्ट हो जाए तो रिमूवेबल। लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है फिर भी डिसकंटिन्यूअस कैसे हो सकता है कि फंक्शन का वैल्यू ही ना आए उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, आसपास में तो डिफाइन हो बट उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ही गायब हो जाए, तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे, रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी का भी सब टाइप क्या हो गया, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ये ठीक है, इसका भी जो क्लासिफिकेशन है। और अगर फंक्शन का वैल्यू आ रहा है बस वो लिमिटिंग वैल्यू के बराबर नहीं है, तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे, अच्छा इसका तो हमने कोई नाम ही नहीं दिया, इसका नाम होगा आइसोलेटेड, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये आइसोलेशन में पड़ा हुआ है, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ये हमारे कितने पॉइंट हो गए, 3। अब हम आ जाते हैं 4th, कॉन्टिन्यूटी इन एन इंटरवल। जहाँ से हमने ये चालू किया लेक्चर कॉन्टिन्यूटी का, जो हमने इनिशियल डेफिनेशन दिया, उसमें हमने क्या बोला कि एक पॉइंट पे अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उस पॉइंट पे लिमिटिंग वैल्यू एंड फंक्शनल वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से हमने शुरुआत की।
नाउ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, अगर एक पूरा इंटरवल दे दिया जाए, वो तो पॉइंट की बात थी, एक पॉइंट पे बात कर रहे थे कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। अब अगर एक इंटरवल में बात करें, मान लिया हमने बोला कि ये फंक्शन है 1 क्लोज्ड से 2 क्लोज्ड में इसका कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करो, ठीक है, इस तरह की चीज़ अगर इंटरवल पे अगर हमें डिस्कशन करना है, तो इंटरवल में कॉन्टिन्यूस होने का मतलब क्या होगा कि इंटरवल के हर पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो जो भी फर्स्ट डेफिनेशन था वो डेफिनेशन हर पॉइंट पे सेटिस्फाई हो रहा है, तो फिर वो उस इंटरवल में कॉन्टिन्यूस हो गया। अब प्रैक्टिकली तो देखो, किसी को कोई भी अगर हमने इंटरवल लिखा तो उसके अंदर इन्फाइनाइट पॉइंट होगा, तो ऑफकोर्स ऐसा तो नहीं कि हम एक एक पॉइंट उठा के चेक करेंगे, हम तो उल्टा करेंगे, जिस पॉइंट पे हमें दिक्कत होगी उस पॉइंट पे हम चेक करेंगे। मतलब पहले तो हम वो आइडेंटिफाई करेंगे कि किस किस पॉइंट पे हमें शक है, जिस पॉइंट पे शक होगा फिर हम उसको वेरीफाई करेंगे, लिमिट वगैरह निकाल के देखेंगे कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, ठीक है। तो वही लिख लेते हैं, कॉन्टिन्यूटी इन एन इंटरवल। तो if function f(x) is continuous in an interval I1, then it must be continuous at each point of the interval. Then it must be continuous at each point of the interval. ठीक है, बस ख़त्म। इंटरवल में तो यही है, किस पॉइंट पे शक होगा, कहाँ हम चेक करेंगे, उसके बारे में भी बताया जाएगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। फिर फिफ्थ पॉइंट, कॉन्टिन्यूटी इन डोमेन एंड ऑफ ग्राफ। अगर हमने बोला कि ये फंक्शन का ग्राफ इस पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूस है, तो उसका मतलब क्या है कि उस पॉइंट पे ग्राफ में कोई ब्रेक आ रहा होगा, उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। बस ग्राफ में ब्रेक आना चाहिए। तो जैसा अभी हमने एग्जांपल दिया था मिसिंग पॉइंट डिसकॉन्टिन्यूटी का, जैसे इस वाले केस में ये था मिसिंग पॉइंट डिसकॉन्टिन्यूटी, तो इस डायग्राम के हिसाब से ए इसके डोमेन में है ही नहीं, क्योंकि ए पे कोई ग्राफ ही नहीं आ रहा, ठीक है। तो ग्राफ की डिसकॉन्टिन्यूटी का तो सीधा सीधा सा ये मतलब है। फिर बात आती है दूसरी किसकी, डोमेन में डिसकॉन्टिन्यूटी। डोमेन में, डोमेन वर्ड से ही नाम समझ में आ गया होगा कि फिर डोमेन में डिसकॉन्टिन्यूटी का मतलब ये है कि हम केवल उस पॉइंट की बात करेंगे जो उस फंक्शन के डोमेन के अंदर है, केवल उसकी बात करेंगे और किसी की बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो अभी हमने एग्जांपल दिखाया ये वाला, इस वाले केस में ए डोमेन में नहीं है, ठीक है। तो अगर मैंने इस ग्राफ के लिए बोला कि दिस फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूस इन इट्स डोमेन, तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि डोमेन ए में तो डोमेन भी नहीं है, ए तो पॉइंट ही नहीं है डोमेन के अंदर, ठीक है। अगर डोमेन के अंदर होता तो वहाँ कुछ ना कुछ तो वैल्यू आता है, ए पे तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। तो जब हमने बोला कि दिस फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूस इन इट्स डोमेन, तो तुम डोमेन में कोई भी पॉइंट उठाओ, वहाँ पे ग्राफ, जैसे मान लिया मैंने ये पॉइंट उठाया, तो यहाँ पे जो ये ग्राफ है ये कॉन्टिन्यूस है, कोई ब्रेक नहीं है। तो ये वाला स्टेटमेंट इस ग्राफ के लिए करेक्ट है अगर मैंने बोला कि दिस फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूस इन इट्स डोमेन। पहली बात, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया का हर फंक्शन अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूस होता है। जैसे ये वाला है, इसके लिए तो जो ये पॉइंट है ए, ये डोमेन में है क्योंकि ए पे वैल्यू आ रहा है, बट फिर भी ये डिसकॉन्टिन्यूस है, तो ये इसका ग्राफ भी ए पे डिसकॉन्टिन्यूस है। और अगर मेरे को इन डोमेन वर्ड करके यूज़ करना है तो इसमें हम क्या बोलेंगे, दिस फंक्शन इज़ डिसकॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए इन इट्स डोमेन, ये ठीक है। या फिर अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डिस्कस कॉन्टिन्यूटी
ऑफ दिस फंक्शन इन इट्स डोमेन, तो हम बोलेंगे एक्स इज इक्वल टू ए पे डिसकॉन्टिन्यूस है, बाकी सब जगह कॉन्टिन्यूस है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में यूजली जो IIT JEE के अंदर क्वेश्चन आएंगे वो कुछ भी मेंशन नहीं करेंगे, वो तो बस ऐसे बोलेंगे डिस्कस कॉन्टिन्यूटी मोस्ट प्रॉबेबली। तो फिर हम ग्राफ की कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करेंगे, मतलब वो डोमेन में हो या ना हो, ग्राफ पे अगर ब्रेक आ रहा है तो हम उसको डिसकॉन्टिन्यूस बोलेंगे। जब तक वो स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन ना पूछे कि डोमेन में इसकी कॉन्टिन्यूटी डिस्कशन करो। तो अब आ जाते हैं फर्स्ट, इफ function's graph is discontinuous at some point, then there will be break in the graph at that point। ये ठीक है। Note that that point may or may not be in डोमेन। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, टू डिस्कस कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन इन इट्स डोमेन, वी विल consider only those points which lies in its domain। ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लिया ग्राफ ऐसे है, ठीक है, इनसे दिस इज 3, y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, तो इसमें ये स्टेटमेंट सही है, मतलब ये ऑफकोर्स एसिम्पटोट हो गया, तभी ये दोनों तरफ से अप्रोच कर रहे हैं। ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूस, ये ठीक है, एट x इज इक्वल टू 3, ये स्टेटमेंट भी सही है। और अगर मैं ये बोलूँ कि y इज इक्वल टू एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी पॉइंट इन इट्स डोमेन, तो ये भी सही है। क्यों? क्योंकि 3 इसके डोमेन में नहीं है। अगर 3 डोमेन में होता तो 3 पे कुछ वैल्यू आती, तो 3 पे कोई वैल्यू ही नहीं आई। एज x इज इक्वल टू 3 इज नॉट इन इट्स डोमेन, तो इसलिए हम उसकी बात ही नहीं करेंगे। ये हो गया। ठीक है, तो आई होप इन डोमेन और ग्राफ पे क्या अंतर है वो समझ में आ गया होगा। और इसी बात पे हम क्या लिख लेंगे, नोट 1, इफ नथिंग इज mentioned then we will discuss continuity of graph। ये ठीक है, मैक्सिमम टाइम यही हो रहा होगा, मैक्सिमम टाइम उसने कुछ बोला ही नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, ग्राफ की क्वांटिटी ही डिस्कशन करेंगे।
ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर हम कहीं पे भी ये बोलें कि ये फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूस है, ठीक है, तो मेरे को वो पॉइंट भी बताना चाहिए इन जनरल कि डिसकॉन्टीन्यूस है तो कहाँ पे डिसकॉन्टीन्यूस है। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि हम लोग के एक फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूस तो हर पॉइंट पे डिसकॉन्टीन्यूस है। तो जब भी मतलब ये बेसिकली हमें इसकी कभी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बट फिर भी फंक्शन कॉन्टीन्यूस है या डिसकॉन्टीन्यूस है तो डिसकॉन्टीन्यूस सोचते समय हमें ये ज़रूर देखना चाहिए किस पॉइंट की बात कर रहे हैं। हो सकता है वो किसी और पॉइंट की बात कर रहा हो। मान लिया एक फंक्शन बनाया हमने, उसका डिसकॉन्टीन्यूटी 3 पे आया बस, जैसे जो अभी हमने लास्ट एग्जांपल लिया था, 3 के अलावा तो बाकी सब जगह कॉन्टीन्यूस है। तो अगर मैंने जो लास्ट एग्जांपल लिया था अभी यहाँ पे ये वाला, अगर मैंने बोला कि x बराबर 2 पे ये कॉन्टीन्यूस है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है, 2 पे तो ये कॉन्टीन्यूस है ही। ठीक है, when we say that function is discontinuous, then mention the corresponding point as well. Then mention the corresponding point as well. ठीक है, अब कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए अगर उसने खुद ही क्वेश्चन में ये बोला कि x = 5 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करो, तो बेसिकली वो जो क्वेश्चन है वो कुछ भी नहीं है, वो तो लिमिट का ही क्वेश्चन है। अगर उसने लगा x = 5 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करो तो हम क्या करेंगे, 5 पे लिमिट निकालेंगे। अब 5 पे लिमिट कैसे निकालेंगे, जैसा लिमिट के चैप्टर में पढ़ाया गया था, इसमें कुछ नया नहीं होगा। कॉन्टिन्यूटी के चैप्टर में आ गया तो ऐसा नहीं कि लिमिट निकालने का मेथड चेंज हो जाएगा, मेथड एग्जैक्टली वही है। जैसे वहाँ पे लिमिट निकालते थे ऐसे यहाँ पे लिमिट निकालेंगे। और लिमिट निकालते समय हमने ये बोला था कि LHL और RHL में ब्रेक करेंगे अगर ज़रूरत होगा, अगर ज़रूरत होगा तभी ब्रेक करेंगे, अदरवाइज ब्रेक करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो उसके बाद जब हमने लिमिट निकाल लिया, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर गया, लिमिट मान लिया हमने निकाला और LHL डज नॉट एग्जिस्ट हो गया, तो क्वेश्चन वहीं पे ख़त्म हो गया। अगर LHL एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो नहीं सकता उस पॉइंट पे। ठीक है, अगर हम मतलब एंड पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं, ऑफ कोर्स एंड पॉइंट में तो एक ही तरफ का लिमिट एग्जिस्ट करेगा। अगर हमारा लिमिट निकल आया तो फिर हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू निकालने के बाद फिर हम दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, अब देखो कुछ बच्चे ना जिन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया ना, जो ऐसे सोते रहते हैं क्लास में, उनको ये डाउट आ सकता है कि अगर हमने बोला लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a f(x), ये लिमिटिंग वैल्यू है, ये फंक्शनल वैल्यू है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, ये अलग कैलकुलेट होगा, ये अलग कैलकुलेट होगा, फिर हम देखेंगे दोनों बराबर है या नहीं है। ये तो हमें क्या बता रहा है कि अगर a पे हम वर्टिकल लाइन खींचें तो लाइन के ऊपर हम ढूंढेंगे कि कोई पॉइंट है या नहीं है, तो लाइन के ऊपर जो पॉइंट होगा वो f(a) होगा। ये क्या बता रहा है कि हम a की तरफ जा रहे हैं, तो अगर लाइन ऐसे है तो मैं इसकी तरफ जाऊंगा राइट हैंड साइड से RHL निकालने के लिए। फिर इस तरफ जो ग्राफ होगा हम उसकी टेंडेंसी देखेंगे कि ये किधर जा रहा है, वो जो होगा वो RHL होगा। फिर जब लेफ़्ट से जाएंगे तो फिर वो ग्राफ जिस तरफ जा रहा है, जिस पॉइंट की तरफ जा रहा है, उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट विल बी LHL। ठीक है, जब हम RHL या LHL निकालें तो इस लाइन से कोई मतलब नहीं है, तो ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। ठीक है, मैंने क्या बताया कि जो बच्चे ध्यान से नहीं सुनेंगे वो क्या बोलेंगे, अगर x a को जा रहा है तो यहाँ a रख दिया तो ये आ गया, ऐसे थोड़ा आएगा। अगर यहाँ a ऐसे रख थोड़ा सकते हैं, अगर a रख दिया और ये आ गया तो हमारा तो सारा लिमिट का चैप्टर ही गायब हो गया। लिमिट का जो चैप्टर था उसके बिल्कुल इनिशियल में हमने कुछ ऐसे बोला था कि लिमिटिंग वैल्यू मे और मे नॉट एग्जिस्ट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फंक्शन बीइंग डिफाइंड और अनडिफाइंड एट दैट पॉइंट। मतलब ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, इसको फंक्शनल वैल्यू से कोई मतलब नहीं। ठीक है,
लिमिट एक्सिस टेंडिंग टुवर्ड्स ए, अगर हमने बोला कि ए जा रहा है तो इसमें ए ऐसे रख के नहीं बोल सकते एफ ऑफ ए आ गया। अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूस है तो हम बोल सकते हैं कि लिमिटिंग वैल्यू और एफ ऑफ ए बराबर हो। कोई मेरे को बता दे कि ए पे कॉन्टीन्यूस है तो फिर मेरे को समझ आ जाएगा कि अगर एक्स ए की तरफ जा रहा है तो मैं ए रख सकता हूँ क्योंकि कॉन्टीन्यूस है, ये गिवन है, तो हम लिमिटिंग वैल्यू में ए रख सकते हैं, फिर उसको एफ ऑफ ए लिख सकते हैं। बट अगर मेरे को कॉन्टीन्यूटी ही चेक करनी है कि कॉन्टीन्यूस है या नहीं है तो ऑफकोर्स थोड़ा रख सकते हैं, फिर तो हम ये अलग कैलकुलेट करेंगे, ये अलग कैलकुलेट करेंगे। ये बेसिकली एक्स इज इक्वल टू ए वाली लाइन के इधर उधर की बात होगी, लेफ्ट और राइट की। ए लाइन से कोई मतलब नहीं है, उस पर कहाँ है ग्राफ कोई मतलब नहीं है। ये इसको केवल उस एक्स इज इक्वल टू ए लाइन से ही मतलब है, इधर उधर क्या चल रहा है इसको कोई मतलब नहीं। तो बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। तो क्वेश्चन कर लेते हैं अब एक दो क्वेश्चन। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फॉलोइंग्स। ठीक है, फर्स्ट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 एट एक्स इज इक्वल टू 3। सेकेंड एफ एक्स इज इक्वल टू sin x upon x if x is not equals to 0 is equals to 1 if x is equals to 0 at x is equals to 0। ठीक है, दो क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट वाले केस में एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 3 पे इसकी कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है। तो यहाँ से हमने क्या किया, f इज इक्वल टू 3 रखा, तो रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 12 माइनस 1। सही है, तो कितना हो जाएगा ये 20। ये तो फंक्शन की वैल्यू होगी। फिर हमने लिमिट निकाला, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2 एफ ऑफ एक्स, दैट मीन्स लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। अब ये लिमिट का क्वेश्चन है। अगर ये हमारे पास क्वेश्चन आया तो हमने देखो क्या बोला था पहले कि कोई भी अगर लिमिट का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है या नहीं है। पहली बात तो ये, अगर वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है तभी हमें आगे सोचना पड़ेगा कि उसको मैनिपुलेट करके डिटर्मिनेंट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें। अगर वो डिटर्मिनेंट फॉर्म है, अगर मेरे को सीधा सीधा दिख रहा है, कोई एम्बिग्विटी नहीं है, ऐसे ही दिख रहा है कि ये तो इधर जा रहा है, तो हमने जाने दिया उसको, वही आंसर आ गया। ठीक है, अगर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है उसके बाद भी हम क्या देखेंगे कि LHL और RHL में ब्रेक करने की ज़रूरत है या नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन आए हम ज़बरदस्ती LHL RHL में ब्रेक कर दें और क्वेश्चन में ज़रूरत ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो अब आए यहाँ पे, अगर x 2 को जा रहा है तो ये कितना कहाँ जाएगा, सॉरी 2 कहाँ से गया, 3 को जा रहा था, 3 को, हाँ। अगर x 3 को जा रहा है तो ये कहाँ जा रहा है 9 को, ये कहाँ जा रहा है 12, तो 12 और 9 कहाँ जाएगा 21 को, -1 कहाँ जाएगा 20 को, तो ये 20 को जा रहा है। तो कोई एम्बिग्विटी नहीं है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसके बिहेवियर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो 20 से छोटा है, 20 से बड़ा है, 3 से छोटा है, 3 से बड़ा है, इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है। तो अगर ये 20 को जा रहा है तो हमने जाने दिया, 20 रख दिया। अब ऐसा करने पे कुछ बच्चे बोलेंगे आपने तो ये वैल्यू रखी है, तो बिल्कुल रखी है, बट ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। लिमिट निकालना भी तो हमने सिखाया था, लिमिट के चैप्टर में तो हमने बताया कि अगर x 1 को जा रहा है तो हम देखते हैं कि आगे वाला एक्सप्रेशन किस फॉर्म में है। अगर मान लिया एफ एक्स इंटू जी एक्स की हमें लिमिट निकालनी है, एफ एक्स 2 को जा रहा है और जी एक्स 3 को जा रहा है, तो उनका प्रोडक्ट 6 को जाएगा, और 6 को जाएगा इसलिए 6 एग्जैक्ट लिमिट हो जाएगा, वो कोई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं हो। अगर मान लिया एफ 0 को जाए और जी एक्स जो है वो इन्फाइनाइट को जाए,
तब 0 इंटू इन्फिनिटी का इंडिटर्मिनेट फॉर्म आएगा। फिर मेरे को दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसको डिटर्मिनेट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें। तो ये वाला जो नंबर है ये 20 को जा रहा है, 20 है नहीं। अब लिमिट में तो हम यही पूछते हैं कि किस वैल्यू की तरफ जा रहा है, जिस वैल्यू की तरफ जा रहा है वो आंसर होता है, इसलिए आंसर 20 आया। ये हमने रखा नहीं है, ये हमने ऑब्जर्व किया है कि वैल्यू कहाँ जा रहा है। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। उसने क्या बोला कि एफ एक्स इज साइन एक्स अपॉन एक्स अगर एक्स 0 नहीं है एंड इज़ 1 इफ़ एक्स इज इक्वल टू 0। इस तरह की डेफिनेशन का मतलब क्या होता है कि x बराबर 0 पे तो 1 आंसर है, ठीक है। मतलब अगर ये नंबर लाइन है तो 0 पे तो वैल्यू ये है 1, ठीक है। इसके आसपास, ठीक है, इसके आसपास हम कौन सा डेफिनेशन यूज़ करेंगे, साइन एक्स अपॉन एक्स। अगर x 0 नहीं है तो एफ एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स के बराबर, तो इसके आसपास तो ये डेफिनेशन हो जाएगा साइन एक्स अपॉन एक्स, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डेफिनेशन ये हो गया 1, ठीक है। तो अगर मेरे से पूछा जाए कि 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो ये तो खुद ही बोल रहा है कि 0 पे एफ एक्स की वैल्यू 1 है, तो ये फंक्शनल वैल्यू ही है। अगर मेरे से पूछा जाए कि 0 पे लिमिटिंग वैल्यू क्या है, तो देखो 0 पे लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए हमने जैसे ये वर्टिकल लाइन खींचा, ठीक है, हम तो इधर उधर से जाते हैं, मतलब इधर और इधर से मतलब है, इस लाइन से कोई मतलब ही नहीं है। तो जब मैं बोलूँ कि 0 के हम लेफ़्ट पे हैं तो भी साइन एक्स अपॉन एक्स यूज़ होगा, 0 के अगर हम राइट पे हैं तो भी साइन एक्स अपॉन एक्स यूज़ होगा। मतलब LHL और RHL के लिए, दोनों के लिए साइन एक्स अपॉन एक्स ही यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, अगर हमसे पूछा जाए कि एफ ऑफ 0 क्या है, फंक्शन का वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो उसने बता रखा है कि 0 पे एफ एक्स की वैल्यू 1 है, तो वो 1 हो गया, ये तो फंक्शनल वैल्यू हो गया। अगर हमसे पूछा जाए कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एफ ऑफ एक्स क्या है, तो हम बोलेंगे लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, एफ एक्स का डेफिनेशन सब्सटीट्यूट करेंगे इन दोनों में से। तो अब ये नहीं बोलना कि अगर एक्स 0 को जा रहा है तो 0 पे तो ये है, इसने ये थोड़ा लिखा एक्स बराबर 0 है, ये वाला डेफिनेशन तो केवल एक्स बराबर 0 पे है, बाकी सब जगह ये है। तो अगर हमने एक्स को 0 की तरफ भेजा, दैट डज नॉट मीन एक्स इज इक्वल टू 0, ये हमने लिमिट में भी लिखाया था। एक्स अप्रोचिंग टुवर्ड्स ए डज नॉट इम्प्लाई एक्स बराबर ए, दोनों अलग अलग बात है। तो अगर एक्स 0 को जा रहा है तो 0 को जा रहा है मतलब 0 है नहीं, तो अगर 0 नहीं है तो ये साइन एक्स अपॉन एक्स आएगा, तो ये आ गया साइन एक्स अपॉन एक्स। अब ये हमारा लिमिट का क्वेश्चन हो गया। इसकी हिस्ट्री क्या है, कहाँ से आया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, निकालने का आंसर निकालने का तरीका वही रहेगा। तो अगर एक्स 0 को जा रहा है तो साइन एक्स अपॉन एक्स बेसिकली इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, 0/0 का फॉर्म हो गया, और इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना आएगा 1। इनडिटर्मिनेट फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में से 1 हो गया, तो एफ ऑफ 0 और ये दोनों ही 1 के बराबर हो गया। दिस इम्प्लाइज लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एफ एक्स बराबर एफ ऑफ 0 बराबर 1। तो इसने तो हमें बस यही बोला था कि x बराबर 0 पे बताओ फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, अच्छा हमें यहाँ पे ही बोलना चाहिए था क्या, कॉन्टिन्यूस एट x बराबर 3 फाइनली। तो यहाँ पे भी हम क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूस एट x बराबर 0। तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है x बराबर 0 पे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 7 x लेस देन 1 इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एट x इज इक्वल टू 1। मतलब इस फंक्शन का कॉन्टिन्यूटी हमें कहाँ पे डिस्कशन करना है, कहाँ पे डिस्कस करना है, x इज इक्वल टू 1 पे।
चलो फिर करते हैं। हमने देखो एग्जाम्पल कैसे लिए अभी तक। पहले हमने वो एग्जाम्पल लिया जिसमें बस एक ही डेफिनीशन था फंक्शन का, ठीक है, उसी से LHL निकालना था, उसी से RHL निकालना था, उसी से फंक्शन वैल्यू निकालनी थी। फिर हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया जिसमें क्या था कि उस पॉइंट पे तो अलग डेफिनीशन कर दिया और बाकी जगह अलग डेफिनीशन कर दिया। दो तरह के डेफिनीशन थे। LHL और RHL फिर भी सेम ही एक्सप्रेशन से निकला, मतलब लिमिट पूरा इससे निकला, फंक्शन वैल्यू इससे निकला। अब इसमें हम एक स्टेप और आगे गए और फिर हमने ऐसे फंक्शन डिफाइन किया कि जैसे 1 है, 1 के लेफ़्ट पे तो ये डेफिनीशन है x³ + 4x² - 7। 1 के राइट पे इसने ये डेफिनीशन लिखा है x² + 4x - 5, ये ठीक है, और 1 पे वैल्यू 2 बता रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे को इस बार अगर लेफ़्ट से जाएंगे तो ये डेफिनेशन यूज़ करना पड़ेगा, तो LHL निकालते समय ये यूज़ करना पड़ेगा, RHL निकालते समय ये यूज़ करना पड़ेगा, और फंक्शनल वैल्यू 1 पे, केवल 1 पे ये 2 है। तो निकालते हैं। अगर हमने LHL निकाला 1 - fx, तो दैट विल बी लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 माइनस x³ + 4x² - 7। तो इसमें कोई इनडिटर्मिनेट जैसी चीज़ ही नहीं है। अगर x 1 को जा रहा है तो 4 और 1 5 में से 7 गया, -2 को गया, कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है। -2 को जा रहा है तो हमने जाने दिया, यही आंसर हो गया। दूसरा, अगर मैंने 1 प्लस पे निकाला fx, वैसे तो देखो ये सब निकालने की जरूरत ही नहीं है, मैं ये सब नहीं, ये निकालने के बाद कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि LHL हमारा -2 आ गया और फंक्शन का वैल्यू कितना आ गया 2। तो LHL और फंक्शन वैल्यू इक्वल नहीं होगा तो कॉन्टिन्यूस तो होगा ही नहीं, तो RHL चाहे कुछ भी हो कॉन्टिन्यूस तो होगा ही नहीं। फिर भी निकाल के देख लेते हैं। लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 x² - 1/x² + 4x - 5। तो अब हमने देखा कौन कहाँ जा रहा है। अगर x 1 को जा रहा है तो ये भी 0 को जा रहा है, ये भी 0 को जा रहा है, तो 0/0 का फॉर्म हो गया। अब 0/0 का फॉर्म हो गया तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया। यहाँ तो कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आया तो हमने सीधा आंसर बता दिया। ये 0/0 का फॉर्म आ गया तो इसको इवैल्यूएट करना पड़ेगा, फर्दर मैनिपुलेट करना पड़ेगा। मैनिपुलेट कैसे करेंगे? दोनों पॉलिनोमियल है तो इसमें तो सिंपली फैक्टराइज हो जाएगा, x - 1 x + 5, तो ये कैंसिल हो गया। अगर x 1 को जा रहा है तो 1 + 1 कहाँ जाएगा 2 को, और डिनोमिनेटर में 1 + 5 कहाँ जाएगा 6 को, तो यह आ गया 1/3। ठीक है, तो बेसिकली हमारे लिए क्या हो गया कि जो f(1) माइनस है LHL जिसको हम बोल रहे हैं वो तो हो गया -2, f(1) + हो गया मतलब जो RHL है वो हो गया 1/3, एंड f(1) वो हो गया 2। तो ये तीनों वैल्यू इक्वल है ही नहीं, तो दिस इम्प्लाइज दिस फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि अगर हमें खुद क्वेश्चन में उसने मेंशन करके बता रखा हो कि जैसे अभी तक जो हमने ये 3 क्वेश्चन किए कि x इज इक्वल टू इतने पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी डिस्कशन करो, ठीक है, खुद ही उसने बता रखा है कि इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करो, तब तो हम केवल उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे एंड लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे, ख़त्म खेल। ठीक है, और कुछ करना ही नहीं है। अगर इसकी बजाय, ठीक है, वो ये बोल दे कि डिस्कस कॉन्टिन्यूटी, ये ठीक है, इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी डिस्कशन करो, तो फिर क्या है, डोमेन में तो यूजली इन्फानाइट पॉइंट हो गए, तो इन्फानाइट पॉइंट पे तो हम एक एक पॉइंट पे थोड़ा चेक करते फिरेंगे,
फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि ये फंक्शन कहाँ कहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस हो सकता है, कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उन प्रॉब्लमेटिक पॉइंट्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे फर्स्ट स्टेप में, और फिर उन स्टेप पे यही वाली चीज़ चेक करेंगे कि लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन वैल्यू बराबर है या नहीं है। ठीक है, अब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ सब कोई दिक्कत नहीं है, अब वही सब पढ़ाया जाएगा ये। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन इज वेयर टू चेक continuity, where to check continuity of function। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हमने वो लिस्ट की है फंक्शन जो हमेशा ही कॉन्टीन्यूस है। तो ऐसे कौन कौन से फंक्शन हैं विच आर ऑलवेज कॉन्टीन्यूस? तो ऐसे ही बना सकते हैं, सीरियल नंबर, ठीक है, फंक्शन, कॉन्टीन्यूस, डिसकॉन्टीन्यूस। तो शुरू हो गए। कॉन्टीन्यूस, डिसकॉन्टीन्यूस, चलो ऐसे लिख देते हैं। फर्स्ट, कौन कौन से फंक्शन हैं जो कॉन्टीन्यूस हैं हमेशा? तो साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, फिर बाकी तो सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो टोटल 6 हैं उसमें केवल साइन और कॉस के ग्राफ पे कोई ब्रेक नहीं आता, बाकी चारों के ग्राफ पे ब्रेक आता है। ठीक है, फिर इन्वर्स की बात करें तो tan इनवर्स एक्स के ग्राफ पे कोई ब्रेक नहीं आता, cot इनवर्स एक्स के ग्राफ पे कोई ब्रेक नहीं आता, बाकी सब पे ब्रेक आता है। ठीक है, फिर हो गया एक्सपोनेंशियल, a रेज टू पावर एक्स लिखो या e रेज टू पावर एक्स लिखो। फिर हो गया एनी पॉलिनोमियल फंक्शन, इसके ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं आता। ठीक है, फिर हो गया मॉड एक्स, ये भी हमेशा आर में डिफाइन है, कोई ब्रेक नहीं है। ठीक है, फिर हो गया एक्स का अगर ऑड रूट हो जाए, टू एन प्लस वन एक्स, अगर इसका ऑड रूट हो जाए तो दीज फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूस इन आर, दीज फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूस इन आर। ठीक है, पहला तो ये हो गया। अब इसके आगे तो देखो कुछ भी, दो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स हो जाए, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हो जाए, तो ये कहाँ होगा? डिसकॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू आई। ठीक है, तीसरा tan x हो जाए, या tan के डिनोमिनेटर में cos आता है और sec के डिनोमिनेटर में cos आता है, तो दीज आर डिसकॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट में cot x हो गया, cosec x हो गया, तो डिसकॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू एन पाई। फिर फिफ्थ फंक्शन सिग्नम एक्स हो गया, या फिर 1/x स्क्वायर हो गया। ठीक है, इनफैक्ट 1/x रेज़ टू पाई, इवन और ऑड या कुछ भी हो, तो दीज विल बी डिसकॉन्टिन्यूस, और डिनोमिनेटर में ऑड रूट भी चल जाएगा। डिसकॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 0।
ये हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। आगे सेकंड पॉइंट, द ग्राफ्स ऑफ। देखो यहाँ पे हमने जितने फंक्शन कवर किए सबके ग्राफ कॉन्टीन्यूस थे और वो आर में कॉन्टीन्यूस है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक हर पॉइंट पे कॉन्टीन्यूस है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम किस ग्राफ्स की बात करें कि ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं है बट जिनका डोमेन आर नहीं है। अब जैसे साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ आएगा वो केवल प्लस माइनस वन के बीच में आएगा, -1 और 1 के बीच में ही बनेगा, बट जितना भी ग्राफ बनेगा उसमें कोई ब्रेक नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए द ग्राफ्स ऑफ ln x हो गया या कोई भी और बेस हो गया, log x टू द बेस a हो गया ये, ठीक है, रूट x हो गया या कोई भी इवन रूट हो गया या 1/इवन रूट हो गया, ठीक है, या फिर साइन इनवर्स x हो गया और कॉस इनवर्स x हो गया। द ग्राफ्स ऑफ दिस विल बी कॉन्टिन्यूस। इनमें से जितना भी ग्राफ आएगा उतना ग्राफ कॉन्टिन्यूस आएगा, जितना भी आए। ठीक है, ये हो गया। अब आगे थर्ड पॉइंट, थ्योरम्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, एट x इज इक्वल्स टू a, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मान लिया पहला फंक्शन कॉन्टिन्यूस है प्लस माइनस दूसरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो दोनों का सम भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। मतलब कोई ऐसा इक्वेशन नहीं लिखा जाता है कि c प्लस सी 2c होना चाहिए, ऐसा नहीं है, ये सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा जा रहा है। और व्हाट वी आर सेइंग कि मान लिया f(x) प्लस जी(x) लिखा है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बात चल रही है x बराबर a पे, मान लिया f(x) भी कॉन्टिन्यूस है, g(x) भी कॉन्टिन्यूस है, तो दोनों का सम क्या होगा, कॉन्टिन्यूस ही होगा। मेरे को फंक्शन जानने की जरूरत नहीं कि वो कौन सा फंक्शन है, f(x) चाहे कुछ भी फंक्शन हो, g(x) चाहे कुछ भी फंक्शन हो, अगर दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूस हैं तो उनका सम और डिफरेंस भी कॉन्टिन्यूस होगा। दिस इज फॉर श्योर। ये हो गया दूसरा, कॉन्टिन्यूस इनटू कॉन्टिन्यूस विल बी कॉन्टिन्यूस। थर्ड पॉइंट, कॉन्टिन्यूस अपॉन कॉन्टिन्यूस विल बी कॉन्टिन्यूस प्रोवाइडेड, ये ठीक है, डिनोमिनेटर is not 0 at x is equals to a। x is equals to a पे डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, फोर्थ, कॉन्टिन्यूस प्लस माइनस डिसकॉन्टिन्यूस, तो ये पक्की बात है कि डिसकॉन्टिन्यूस ही होगा। अगर हमने दो फंक्शन को जोड़ा जिसमें से एक कॉन्टिन्यूस है एक डिसकॉन्टिन्यूस है तो समेशन क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूस ही होगा। फिफ्थ, अगर मान लिया एक फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है और दूसरा भी डिसकॉन्टिन्यूस है, ठीक है, तो फिर हम डायरेक्टली कुछ नहीं कह सकते, वी विल नीड टू चेक। मतलब ये सब क्यों पढ़ाया जा रहा है, ये सब हमारा टाइम बचाने के लिए पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अगर मान लिया इनमें से कुछ भी थ्योरम लग गई कि हमने दो फंक्शन जोड़ा, एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस है दूसरा डिसकॉन्टिन्यूस है, तो मेरे को चेक करने की जरूरत नहीं है, LHL RHL फंक्शन वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, दोनों का जो सम होगा वो डिसकॉन्टिन्यूस ही होगा। ठीक है, बट अगर दोनों फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते, दोनों मिलके कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है बाई चांस और डिसकॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, दोनों ही पॉसिबिलिटी है। तो उसका मतलब क्या है कि अब जो आंसर है वो तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि कौन सा फंक्शन है, और फिर उस फंक्शन में हमें चेक करना पड़ेगा, उस फंक्शन में हमें चेक करना पड़ेगा कि
LHL निकालना पड़ेगा, RHL निकालना पड़ेगा, फंक्शनल वैल्यू, तभी जाके बता पाएंगे। उसका मतलब है कि जैसे हमने पहले वाले पार्ट में हमने तो ये पूछा ही नहीं कौन सा फंक्शन है, कोई भी फंक्शन हो, दिस रिजल्ट विल होल्ड। बट जो अगर दोनों ही डिसकॉन्टीन्यूस हैं तो फिर हमें फंक्शन चाहिए होगा, क्योंकि फिर तो हम प्रॉपरली चेक करेंगे कि कहाँ पे कॉन्टिन्यूस कहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस, मतलब LHL क्या है, RHL क्या है, ये सब चेक करेंगे। तो डायरेक्टली कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है। तो नथिंग कैन बी सेड इन जनरल एंड वेरीफाई by evaluating LHL, RHL and functional value, ठीक है। LHL, RHL एंड फंक्शनल वैल्यू निकाल के इवेल्युएट करना पड़ेगा। इसके लिए बहुत सिंपल सा एग्जांपल क्या है, एग्जांपल ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होता है, x। तो किसी भी इंटीजर पे दिस इज कॉन्टीन्यूस, जबकि ये दोनों डिसकॉन्टीन्यूस है। तो ये डिसकॉन्टीन्यूस है, ये भी डिसकॉन्टीन्यूस है, बट ये कॉन्टीन्यूस है एट x बराबर i, ठीक है। बट इसका ये मतलब भी नहीं है ऑफ कोर्स कि हर फंक्शन के साथ ऐसा होगा। इसी में अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट को 2 फ्रैक्शनल पार्ट कर दूं, 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस इंटीजर पार्ट ऑफ x, तो क्या होगा, हर इंटीजर पे 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x भी डिसकॉन्टिन्यूस रहेगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x भी डिसकॉन्टिन्यूस रहेगा, ठीक है। बट जो इनका समेशन आएगा उसमें एक फ्रैक्शनल पार्ट और एक इंटीग्रल पार्ट मिलके तो x हो गया और एक फ्रैक्शनल पार्ट बचा रहा, तो वो जो सम आएगा, अगर मैंने एक जगह यहाँ पे 2 लगा दिया, पहले केवल फ्रैक्शनल पार्ट के आगे 2 लगा दिया, तो फिर ये हो जाएगा x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के ऊपर ये लग जाएगा। x तो कॉन्टिन्यूस हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x डिसकॉन्टिन्यूस हो गया, तो फिर वो पूरा डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा। कहने का मतलब है कि कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, डिसकॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, वी नीड टू इवैल्यूएट, ठीक है। फिफ्थ, इसके बाद देखो, अगर एक कॉन्टिन्यूस है एक डिसकॉन्टिन्यूस है, तो अगेन नथिंग कैन बी सेड, ठीक है। अब देखो नथिंग कैन बी सेड का मतलब ये है कि अगर मैंने मान लिया ये बोल दिया कि f(x) बराबर x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसकी कॉन्टिन्यूटी डिस्कशन करो, तो x जो है वो कॉन्टिन्यूस है और जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है वो इंटीजर्स पे डिसकॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो मैं आंसर ये नहीं दे सकता कि नथिंग कैन बी सेड, इसने तो हमें फंक्शन बताया ही है ना, ये ठीक है, इसने तो ये वैल्यू दे ही रखा है हमें, मतलब एक्सप्रेशन दे ही रखा है, तो इसमें तो हम चेक करके फिर बताएंगे कि कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस है। हम ये कह के नहीं निकाल सकते कि नथिंग कैन बी सेड। नथिंग कैन बी सेड का मतलब क्या है कि जब तक हमें फंक्शन का एक्सप्रेशन नहीं पता तब तक हम कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे को LHL RHL फंक्शन वैल्यू निकालने के लिए फंक्शन तो चाहिए होगा, तो जब तक फंक्शन नहीं पता तब तक नहीं बता सकते। एक बार फंक्शन पता लग गया तो फिर बताना ही पड़ेगा, फिर ये नहीं बोल सकते नथिंग कैन बी सेड, ठीक है। ऐसे ही डिसकॉन्टिन्यूस इनटू डिसकॉन्टिन्यूस, ये ठीक है, विल बी नथिंग कैन बी सेड, सही। और बस फिर तो सभी आ जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूस अपॉन डिसकॉन्टिन्यूस, नथिंग कैन बी सेड, बस ये हो गया। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट या एक सेपरेट नोट, इफ f(x) and g(x) both are continuous in R, अगर दोनों कॉन्टिन्यूस हैं, R में बोला है, अब पॉइंट की बात नहीं करें, इस पर्टिकुलर केस में R के अंदर बोला है कि R में दोनों कॉन्टिन्यूस हैं, तो दोनों हमेशा ही डिफाइन होगा, ठीक है। तो अगर हमने इनका कॉम्पोजिशन लिया, इफ़ f(x) and g(x) बोथ आर कॉन्टिन्यूस इन R, देन जो इनका कॉम्पोजिशन होगा f of gx एंड g of fx विल
ऑल्सो बी कॉन्टिन्यूस इन आर। ठीक है, तो फिर इनका कॉम्पोजिशन भी कॉन्टिन्यूस होगा। अगर एक कॉन्टिन्यूस हो जाए और दूसरा डिसकॉन्टिन्यूस हो जाए तो फिर चीज़ें देखो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, वो सेपरेटली पढ़ाया जाएगा। अभी तो बस हमारे काम की चीज़ क्या है कि अगर दोनों ही कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, आर में कॉन्टिन्यूस है, वो भी एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस से काम नहीं चलेगा। अगर मैं बोलूँ कि x बराबर 2 पे एफ एक्स भी कॉन्टिन्यूस है और जी एक्स भी कॉन्टिन्यूस है, तो एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा? नथिंग कैन बी सेड, क्योंकि एफ ऑफ जी एक्स में अगर मैंने बोला कि एफ और जी दोनों 2 पे कॉन्टिन्यूस है, तो जब हम 2 रखेंगे तो वो तो g के आर्ग्यूमेंट में जाएगा। अब जो g2 आएगा वो तो कुछ और भी नंबर हो सकता है, वो तो 5 भी हो सकता है। तो f के अंदर तो 5 आएगा, तो उसमें तो इन्फॉर्मेशन हमें 5 पे चाहिए होगा, 2 पे जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है उससे कोई मतलब ही नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बस हम ये समझें कि अगर एफ एक्स और जी एक्स दोनों कॉन्टिन्यूस है, वो भी आर में, तो उनका पूरा कॉम्पोजिशन कॉन्टिन्यूस होगा। मेरे को कुछ भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और इनमें से अगर एक भी फेल हुआ कि मान लिया ये डिसकॉन्टिन्यूस है या दोनों ही डिसकॉन्टिन्यूस हो गए किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे या इंटरवल में, तो चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और फिर उसको इतना सीधा नहीं बता सकते। कॉन्टिन्यूस ऑफ डिसकॉन्टिन्यूस क्या होगा कुछ भी नहीं कह सकते, वो कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है। कब कॉन्टिन्यूस होगा कब नहीं होगा वो इज़ ए सेपरेट टॉपिक। अभी के लिए तो बस इतना याद रखा जो बोला जा रहा है। अब इसको हम थ्योरम भी बोल सकते हैं, थ्योरम 1। वैसे तो अभी हमने क्या बोला था कि अगर एक कॉन्टिन्यूस है और दूसरा डिसकॉन्टिन्यूस है तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा हम कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। बट अगर कुछ कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम एक थ्योरम टाइप बना सकते हैं कि अगर ऐसा 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 हो रहा है तो डायरेक्टली बोल सकते हैं। तो अगर कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो बोल पाएंगे, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो नहीं बोल पाएंगे। नहीं बोल पाएंगे का मतलब क्या है कि फिर हम प्रॉपर्ली चेक करेंगे। थ्योरम का मतलब यूज़ क्या है? टाइम बचाने के लिए। अगर थ्योरम की कंडीशंस हमारा सेटिस्फाई हो जाए किसी केस पे तो हम बता देंगे जो भी थ्योरम का असर्शन है, जो भी थ्योरम बोलेंगे ऐसा होगा, फिर हम भी बोल देंगे ऐसा होगा। अगर थ्योरम का किसी का भी कंडीशन मेट ना हो, ठीक है, तो फिर हम थ्योरम नहीं लगाते, फिर हम उल्टा नहीं बोलते, फिर हम ये नहीं बोलते ऐसा नहीं होगा, ठीक है, फिर तो हम चेक करेंगे प्रॉपर्ली। तो थ्योरम में क्या बोला जा रहा है कि इफ एट x इज इक्वल्स टू a एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, ये ठीक है, विद LHL RHL एंड f ऑफ a एज मान लिया L, मतलब एफ एक्स का x इज इक्वल टू ए पे अगर वो कॉन्टिन्यूस है तो LHL RHL और फंक्शन वैल्यू तीनों बराबर ही होगा। मान लिया वो बराबर वैल्यू L है, ये ठीक है, एंड gx इज डिसकॉन्टिन्यूस, ये ठीक है, विद LHL RHL एंड g of a as L1 L2 and L3 respectively and all L1 L2 L3 being finite। मतलब इसने क्या बोला है कि एक फंक्शन है एफ एक्स, वो कॉन्टिन्यूस है, उसके लिए LHL RHL और फंक्शन वैल्यू तीनों मान लिया L के बराबर है। अब एक दूसरा फंक्शन है GX जो डिसकॉन्टिन्यूस है, ये हमें पता है, बट उसके लिए LHL RHL और फंक्शन वैल्यू तीनों फाइनाइट है। अब तीन में से ऑफकोर्स कम से कम एक तो अलग होगा ही होगा, बाकी दो सेम भी हो सकता है और बाकी तीनों भी अलग अलग हो सकता है, तभी तो डिसकॉन्टिन्यूस होगा।
बट वो तीनों फाइनाइट है, मतलब फंक्शन वैल्यू भी फाइनाइट है, LHL भी फाइनाइट है, RHL भी फाइनाइट है। तब क्या होगा, देन एट x इज इक्वल टू a द प्रोडक्ट फंक्शन hx which is fx into gx will be। ठीक है, तो अब हम एक फंक्शन की बात करते हैं जो इन दोनों का प्रोडक्ट है, f और g का प्रोडक्ट है। f और g क्या है, f जो है वो तो हमने बोल दिया कि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, g क्या है वो डिसकॉन्टिन्यूस है। ये ठीक है, ये हमने ऑलरेडी बोल दिया, g इज डिसकॉन्टिन्यूस, f इज कॉन्टिन्यूस। बट डिसकॉन्टिन्यूस, f अगर कॉन्टिन्यूस है तो ऑफकोर्स f के लिए तो LHL RHL फंक्शन वैल्यू तीनों फाइनाइट नंबर ही आएगा एंड इक्वल आएगा ऑफकोर्स, तभी कॉन्टिन्यूस हो सकता है। g जो डिसकॉन्टिन्यूस है वो डिसकॉन्टिन्यूस तो है, बट इस थ्योरम ने क्या रिक्वायरमेंट रखी कि उसकी तीनों वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए। LHL RHL फंक्शन वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए, भले इक्वल नहीं है, और इक्वल नहीं होगा तभी वो डिसकॉन्टिन्यूस है। तो फिर जो उनका प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, केस 1, ये ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूस if L is not equals to 0, case 2 continuous if L is equals to 0। मतलब f के लिए तुम इसको ऐसे देखो, f इंटू जी लिखा है, ठीक है, इसके लिए जो वैल्यू आ रहा है वो ऐसे आ रहा है L1 L2 L3, मतलब L1 जो हो गया वो LHL हो गया, L2 फंक्शनल वैल्यू, L3 RHL हो गया। इसके लिए जो तीनों वैल्यू हैं वो L, LHL भी L, फंक्शन वैल्यू भी L, RHL भी L। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पूरे फंक्शन का LHL कितना हो जाएगा, L इंटू L1, फिर फंक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा L इंटू L2, और फिर RHL कितना हो जाएगा L इंटू L3। अब अगर L1 L2 L3 फाइनाइट है ऑफकोर्स, इसीलिए कंडीशन रखा था। अब अगर L ही 0 हो जाए तब तो ये तीनों 0 0 0 हो गया, चाहे L1 L2 L3 कुछ भी हो, तब तो क्या होगा, ये पूरा फंक्शन, ये जो पूरा फंक्शन है, ठीक है, fx इंटू जी एक्स का, ये कॉन्टिन्यूस हो गया, f ने बचा लिया g को और पूरे प्रोडक्ट फंक्शन को कॉन्टिन्यूस बना दिया। ये तो हो गया हमारा केस 2, ठीक है। अगर L 0 नहीं हुआ तो देखो L1 L2 L3 में से कम एक तो अलग हो गई, अगर ये तीनों ही बराबर हो जाएं तो फिर ये डिसकॉन्टिन्यूस बचेगा ही नहीं, ठीक है। ये क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस है, ये कॉन्टिन्यूस है। तो LL1 LL2 और LL3 भी अगर L 0 नहीं है, इनमें से एक तो अलग होगा ही होगा। मान लिया इसका वैल्यू ऐसे हो गया 2 2 3, तो ये डिसकॉन्टिन्यूस हो गया। अब 2 2 3 को मान लिया इसके लिए तीनों वैल्यू 5 है, तो हमने अगर 5 से मल्टीप्लाई किया तो बराबर थोड़ा हो जाएगा, 5 इंटू 2 और 5 इंटू 3 बराबर थोड़ा हो जाएगा, तो वो तो डिसकॉन्टिन्यूस ही रहेगा। अगर 0 नहीं है तो ये हो गया केस 1, तो फिर ये यहाँ पे कवर हो गया। बस ये बोला है, अगर इन कंडीशंस का ध्यान रखेंगे तो जैसा हमने बोला कि हमारी कैलकुलेशंस थोड़ा कम हो सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट नोट, टू डिस्कस continuity of a function verify continuity at each point wherever, मतलब अगर किसी ने हमें दे दिया कि इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करो, तो हम कॉन्टिन्यूटी कहाँ कहाँ चेक करेंगे वो बताया जा रहा है। वेर एवर, फर्स्ट केस, वन ऑफ द
involved expression is undefined or discontinuous। अनडिफाइंड और डिसकॉन्टिन्यूस, मैंने जो फंक्शन है उसमें कुछ ऐसे लिखा है एफ एक्स इंटू जी एक्स। अब मान लिया एफ एक्स एक्स बराबर 5 पे डिसकॉन्टिन्यूस है, तो ये जो पूरा फंक्शन आया इसका हम 5 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। या मान लिया एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू 5 पे डिफाइन नहीं है, तो फिर हम 5 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। पहला तो ये हो गया। दूसरा, वेर एवर फंक्शन changes its definition। ठीक है, अगर मान लिया फंक्शन अपने डेफिनेशन चेंज करा है ऐसे करके कि x लेस देन 3 के लिए ये डेफिनेशन है, x ग्रेटर देन 3 के लिए ये डेफिनेशन है, तो हम 3 पे चेक करेंगे कॉन्टिन्यूटी वहाँ पे जहाँ पे भी चेक हो रहा है, जहाँ पे भी चेंज हो रहा है ये। ठीक है, थर्ड, वेरेवर तो यही लिख दिया, denominator is going towards 0। मैं वो ये वाला पॉइंट तो बेसिकली पहले पॉइंट में कवर हो गया। अगर किसी पॉइंट पे डिनोमिनेटर 0 की तरफ जा रहा होगा तो वो फंक्शन वहाँ पे डिफाइन थोड़ी ना होगा, तो अगर डिफाइन नहीं होगा तो वो उसी की तरफ से पकड़ा जाएगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन कर लेते हैं। Discuss continuity of the followings। ठीक है, फर्स्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस साइन x। ठीक है, अब देखो इसमें कौन सी थ्योरम लग जाएगी। जो साइन x है वो तो r में डिफाइंड है, पहली बात। दूसरी बात, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, मतलब पहली बात तो वो आर में डिफाइंड है एंड वो कॉन्टीन्यूस है, क्योंकि जो साइन एक्स ग्राफ है वो तो हमेशा कॉन्टीन्यूस ही आता है, उसमें कोई ब्रेक नहीं आता। दूसरी बात, जो साइन एक्स है, सॉरी साइन एक्स तो हो ही गया, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है वो भी आर में डिफाइंड है, बट वो हर इंटीजर पे डिसकॉन्टीन्यूस है। ठीक है, तो साइन एक्स की तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की तरफ से क्या दिक्कत है कि हम हर इंटीजर पे वो डिसकॉन्टीन्यूस है। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, किसी भी, अगर हम नॉन इंटीग्रल वैल्यू की बात करें, मान लिया हमने x बराबर 5.3 की बात किया, तो 5.3 पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये भी कॉन्टीन्यूस है, ये भी कॉन्टीन्यूस है, तो सम भी कॉन्टीन्यूस होगा हमारी थ्योरम से। कॉन्टीन्यूस प्लस कॉन्टीन्यूस कॉन्टीन्यूस होता है। ठीक है, अभी ये थ्योरम पढ़ाया था, कॉन्टीन्यूस प्लस कॉन्टीन्यूस कॉन्टीन्यूस होगा किसी भी नॉन इंटीग्रल पॉइंट पे, किसी भी ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे x इंटीजर नहीं है। मान लिया x का वैल्यू हमने लिया 17/3, तो 17/3 इंटीजर नहीं है, तो 17/3 पे साइन x भी कॉन्टीन्यूस होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x भी कॉन्टीन्यूस होगा, तो वहाँ तो पूरा फंक्शन कॉन्टीन्यूस हो गया। किसी भी इंटीजर पे क्या होगा, साइन x, किसी भी इंटीजर पे क्या होगा कि साइन x तो कॉन्टीन्यूस होगा बट दूसरा डिसकॉन्टीन्यूस होगा, तो कॉन्टीन्यूस प्लस डिसकॉन्टीन्यूस डिसकॉन्टीन्यूस होता है। मतलब जो भी डिसकॉन्टीन्यूस वाले केस हैं उसमें केवल यही केस ऐसा है, कॉन्टीन्यूस प्लस डिसकॉन्टीन्यूस। जितने भी डीसी वाले केसेस हैं, यहाँ जितने भी डीसी इन्वॉल्व हैं, केवल कॉन्टीन्यूस प्लस माइनस डिसकॉन्टीन्यूस में ऐसा है जिसमें हम डायरेक्टली बोल सकते हैं डिसकॉन्टीन्यूस है, बाकी सभी में कुछ नहीं कह सकते, बाकी सभी में चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो कॉन्टीन्यूस प्लस डिसकॉन्टीन्यूस में ये डिसकॉन्टीन्यूस हो जाएगा, तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। थ्योरम लगा के हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, ये समेशन डिसकॉन्टीन्यूस होगा हर इंटीजर पे। ठीक है, तो अब इसके सॉल्यूशन में लिख लेते हैं, एट x नॉट, अगर x इंटीजर नहीं है तो ये, ठीक है, x प्लस साइन x में ये भी कॉन्टीन्यूस प्लस कॉन्टीन्यूस कॉन्टीन्यूस will be continuous।
ये ठीक है, एज कॉन्टिन्यूस प्लस कॉन्टिन्यूस विल बी कॉन्टिन्यूस एट एक्स बराबर आई, सॉरी एक्स नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स विल बी डिसकॉन्टिन्यूस। ये ठीक है, एज ये हो जाएगा डिसकॉन्टिन्यूस प्लस कॉन्टिन्यूस विल बी डिसकॉन्टिन्यूस, थ्योरम लगा के। इसलिए तो फाइनल आंसर क्या आएगा? फाइनल आंसर आएगा इसका फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर माइनस आई, इंटीजर को छोड़ के बाकी सब जगह कॉन्टिन्यूस है। ये ठीक है, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं। और आंसर बोलने का ये भी तरीका है, फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस ओनली एट एक्स इज इक्वल टू आई। तो केवल इंटीग्रल पॉइंट पे ही फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड हो गया, यही ले लेते हैं मल्टीप्लिकेशन में, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, अब फिर सॉल्यूशन एट एक्स इज इक्वल्स टू नॉट आई, तो दिस इंटू साइन एक्स will be continuous because this will be continuous into continuous होगा अगर x इंटीजर नहीं है तो। केस 1, ठीक है, ये c केस 1 के लिए, कॉन्टिन्यूस के लिए नहीं है, ये c कॉन्टिन्यूस के लिए। केस 2, अगर x इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इंटू साइन एक्स। ये ठीक है, इसमें ये हो गया डिसकॉन्टिन्यूस, ये हो गया कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अब देखो दो तरह की चीज़ें। एक तो हमने यहाँ पे बोला कि यहाँ पे कॉन्टिन्यूस इनटू डिसकॉन्टिन्यूस कुछ नहीं कह सकते, डायरेक्टली कुछ नहीं कह सकते, हमें चेक करना पड़ेगा। बट इसके आगे हमने एक थ्योरम भी पढ़ाया, थ्योरम 1। ठीक है, उस थ्योरम में क्या बोला गया था कि अगर दो फंक्शन हैं f इंटू जी, एक कॉन्टिन्यूस है एक डिसकॉन्टिन्यूस है, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बात चल रहा है, और जो डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है उसमें खूबी क्या है कि उसका LHL, RHL और फंक्शनल वैल्यू तीनों फाइनाइट आनी चाहिए। अगर वो तीनों फाइनाइट है, भले ही अनइक्वल है, मतलब भले ही अनइक्वल नहीं, अनइक्वल तो होगा ही होगा, तभी वो डिसकॉन्टिन्यूस है। तो जो कॉन्टिन्यूस वाला फंक्शन है उसकी वैल्यू अगर जीरो हो जाए, मतलब डिसकॉन्टिन्यूस वाले की वैल्यू नहीं, जो कॉन्टिन्यूस वाला है उसकी वैल्यू अगर जीरो हो जाए तो तीनों ही जीरो होगा, तो फिर प्रोडक्ट फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। अब ये चीज़ यूज़ करेंगे। इसमें जो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है वो क्या है? साइन एक्स, किसी भी इंटीजर पे। ठीक है, ये तो हर जगह कॉन्टिन्यूस है। एट एक्स इज इक्वल टू आई, इसका वैल्यू तो डायरेक्टली नहीं बोल सकते ये। ठीक है, तो पहली बार तो सॉरी अभी बोलें, नथिंग कैन बी सेड डायरेक्टली। ये ठीक है, वी नीड टू चेक, हमें उसको चेक करना पड़ेगा। अब चेक कैसे करेंगे वो आगे। एट एक्स इज इक्वल टू आई, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसका जो LHL है वो हो जाएगा i-1, फंक्शनल वैल्यू हो जाएगी i, RHL कितना हो जाएगा i। ठीक है, इसके लिए तीनों वैल्यू फाइनाइट है, तो कोई भी i उठा लिया। मान लिया हमने बोला कि i बराबर 7, तो i बराबर 7 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर का अगर 7 से थोड़ा सा पहले है 6.9, 6.99 LHL निकालेंगे। ठीक है, तब तो वैल्यू कितना आ जाएगी i-1। उस पॉइंट पे या RHL पे वैल्यू कितना आ जाएगा i। ठीक है, इनटू साइन एक्स जो है वो किसी भी इंटीजर पे, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइनाइट ही आएगी। वो वैल्यू कितनी आ जाएगी? साइन i
ठीक है, साइन आई साइन आई। अब देखो साइन की वैल्यू जीरो कहाँ पे होती है, एन पाई पे, पाई के मल्टीपल पे। तो एन पाई में एक जीरो भी आएगा, जीरो भी एन पाई होता है, ठीक है, और जीरो इंटीजर भी होता है। तो केवल जीरो पे क्या होगा, ये तीनों जीरो 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 हो जाएगा। तो केवल जीरो पे क्या होगा कि जो ये पूरा फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस बन जाएगा, क्योंकि साइन एक्स बचा लेगा उसको। बाकी किसी भी इंटीजर पे क्या होगा, ये तीनों वैल्यू जीरो नहीं हो सकता है। जैसे हम बोलें x बराबर 5 पे, तो ये साइन 5 आएगा, 5 पे जीरो थोड़ा ना हो सकता है। तो ये साइन 5 साइन 5 साइन 5 हो गया। तो अगर ये वैल्यू जीरो नहीं है, ठीक है, तो फिर ये पूरा फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस हो गया। ठीक है, तो अब क्या हम बोलेंगे, ओनली एट आई बराबर जीरो, ठीक है, साइन आई विल बी जीरो, hence using continuity, ठीक है, थ्योरम 1, इसको हम थ्योरम 1 ही बोल लेते हैं, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी का थ्योरम 1 रेफर करने के लिए, यूजिंग कॉन्टिन्यूटी थ्योरम 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इंटू साइन एक्स इज कॉन्टिन्यूस। ये ठीक है, एट x इज इक्वल्स टू आई, वेयर I इज एनी इंटीजर, ये ठीक है, एक्सेप्ट जीरो। जीरो को छोड़ के अगर कोई भी इंटीजर है, देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इंटू साइन एक्स will be discontinuous. This will be discontinuous. ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि अगर x इंटीजर नहीं है, कॉन्टिन्यूस है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर x एक स्पेसिफिक इंटीजर है, एक पर्टिकुलर इंटीजर है जीरो, तब भी चल जाएगा। जीरो को छोड़ के अगर कोई भी इंटीजर है तो ये डिसकॉन्टिन्यूस है। तो फाइनल आंसर हम क्या लिखेंगे, हैंस, ठीक है, फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस ओनली एट x इज इक्वल्स टू इंटीजर माइनस जीरो। जीरो को छोड़ के बाकी सारे इंटीजर्स पे ये डिसकॉन्टिन्यूस है। सही है, ये आंसर हो गया इसका।